नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। सभी को राम राम, जय सिया राम। जी, जय जय सिया राम। दर्शकों, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और उसी के साथ जिन्होंने आपके जानने वाले सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज व्यालोक जी के साथ शुरू करते हैं एक बार फिर और चलते हैं इस देश के तीसरे नंबर के सबसे बड़े लैंड जिहादी, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ, जिनका कि इलाज इस देश की संसद ने किया और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। फैसला कब आएगा, काले कोट वाले जाने, ठकर ठकर वाले जाने, यानी न्याय का मंदिर जाने। लेकिन बिहार में अचानक वक्फ का भूत जग गया है और जिस तरीके से वक्फ को जिंदा किया जा रहा है, और मजेदार बात यह है कि आरजेडी यानी लालू यादव का कुनबा और हैदराबाद वाले ओवैसी साहब, उनका कुनबा। ओवैसी के आगे मैंने साहब इसलिए लगाया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़े अच्छे लग रहे थे ओवैसी पर्सनली मुझे। व्यालोक जी, बिहार में वक्फ का बवाल है क्या? पता करो, बिहार का चुनाव है क्या? अवनीश भाई, आपको याद होगा कि इसी जगह जब मैं लंबे ब्रेक के बाद पहली बार वापस आया था, ऑपरेशन सिंदूर पर बात हुई थी, तो मैंने इस ओवैसी का नाम लेके बताया था कि अभी हमारे कुछ राष्ट्रवादियों की छाती में दूध और आंखों में खून प्यार का उमड़ आया है ओवैसी के लिए। रजाकार जो है वो रजाकार ही रहेगा, वही खून है। तो ओवैसी से सुधरने की मतलब आशा रखना ऐसा ही है जैसे बालू से तेल निकालने की बात करना। अब दूसरी चीज जो बिहार में हो रही है वक्त के नाम पर, देखिए, एक शानदार चुटकुला बहुत वर्षों से सुनाया जा रहा है। जब मैं जंगल राज के दौरान मैं शिकार बना जंगल राज का, हमारी पीढ़ी के हजारों लाखों लोग बने, और जब हम लोग भाग कर, जैसे सिविल वॉर से लोग भागते हैं, वैसे हम लोग जब बिहार से भागकर दिल्ली गए या कहीं कहीं गए, तो मैं दिल्ली गया था, जेएनयू। तब से एक दिल फरेब और हसीन चुटकुला हम लोगों को सुनाया जा रहा है कि बिहारी राजनैतिक रूप से बहुत जागृत होते। इस चुटकुले को सुन सुनकर मैं इतना हंस चुका हूं कि अब हंसी भी नहीं आती है। अगर बिहारी राजनीतिक रूप से जागृत होता तो 30 वर्षों से समाजवाद के नाम पर अगड़म बगड़म नहीं खेल रहा होता, और राज्य की जो दुर्दशा की गई है, जो राज्य 1970 बल्कि आप कहिए 80 तक औद्योगिक पायदान में टॉप 10 में आता था, अब वो नीचे से पहला कैसे हो गया है? औद्योगिक पायदान छोड़ दीजिए महाराज, हम अनाज में ठीक ठाक थे। दरभंगा में हर एक साल बाढ़ का प्रकोप नहीं पहुंचता था क्योंकि इतनी जनसंख्या नहीं थी, नालों को नहीं ढका गया था, पोखरों पर कब्जा नहीं किया गया था, बहुत सारी बातें थी। लेकिन मुख्य बात यह थी कि उस समय भी एक चुटकुला सुनाया जाता था, आज भी सुनाया जाता है, और ये वक्त का जो जोर है वो इसी पर है। सीए का एक तथाकथित एंटी सीए जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसका सबसे ज्यादा असर कहाँ था? अगर देखा जाए तो शायद वो जो दिल्ली वाला जामिया नगर है, या वहां जो हुआ, जहां गाड़ियां हिली, जहां तंबू कनात में बहुत कुछ हुआ, जहां नारे लगे, प्रधानमंत्री को काटने तक की बात हुई, ये सब। उसके बाद सबसे ज्यादा असर अगर कहीं था तो वो बिहार में था, और बिहार में जिस जगह मैं बैठा हूं उस जगह था। मेरे शहर की मेयर मुसलमान हो चुकी है। ये तथाकथित मिथिलांचल, जो मैथिल सभ्यता का प्राइड था और जो बाकायदा एक मैथिल संस्कृति का अपने को गढ़ कहता है, आज वहां जिहादियों की ये स्थिति है कि आज यहाँ एक मुसलमान मेयर है। जिस तरह लंदन पर कब्जा किया गया, जिस तरह अमेरिका के न्यूयॉर्क पर कुछ दिनों में कब्जा हो जाएगा, उसी तरह मिथिलांचल पर कब्जा कर लिया गया है, क्योंकि ये सारे मोर्चे सांस्कृतिक हैं। इस बात को हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। और दरभंगा चूंकि मिथिलांचल का एक गढ़ था, एक सांस्कृतिक गढ़ था हिंदुओं का, इसलिए इसको विजित करना सबसे जरूरी है।
और इसीलिए यहाँ सारी ताकत झोंकी जा रही है। इसीलिए सीमांचल से जब घेर कर ओवैसी पहुंच रहे हैं तो उनकी अगली कवायद क्या है? पूर्णिया, और पूर्णिया के बाद दरभंगा, और वो बाकायदा कटिहार वगैरह तक तो पहुंच ही चुके हैं। किशनगंज वगैरह में तो खैर वो जीत चुके हैं, जिसको बाद में तेजस्वी ने अपनी पार्टी में शामिल किया। तो और इधर लालू के पुत्र को पता चल गया है कि कितना भी मीडिया मैनेजमेंट हो जाए उसके चतुर सुजान मनोज झा जी द्वारा, लेकिन जमीनी कवायद यह है कि अभी भी चचा की टक्कर कहीं से नहीं दे पा रहे हैं। और चूंकि लालू अनुपस्थित रहेंगे अपनी बीमारी की वजह से और बाकी चीजों से, तो भीतरघात भी होगा और तेजस्वी का अहंकार भी उनको ले डूबेगा। तो अब सारी कवायद जो है वो मुसलमान वोटों को लेके चल रही है। इसलिए वक्त के नाम पर ये सारा बवाल हो रहा है। जिस कानून को देश की संसद ने बाकायदा एक निश्चित प्रक्रिया के तहत बाकायदा बहुमत के साथ पारित कर दिया है, जो कानून बन चुका है, उसके खिलाफ इस तरह की चीजें क्या बताती हैं कि मतलब हम अब इस सरकार को नहीं मानेंगे। अगला कदम तो यही होगा ना, पिंक रेवोल्यूशन जो, या अरब स्प्रिंग। अगला कदम तो बेसिकली यही लगता है, और शायद बांग्लादेश में वही कर दिया गया, भारत में शायद नहीं हो पाया। अगर हम लोग ठीक तरह से तारों को जोड़ें तो ये कोई बहुत दूर की गप नहीं लगती है साहब, और उसमें इन लोगों का पूरा स्टेक है। बिहार के उस मंच पर जो लोग बैठे थे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे राहुल गांधी ने अपना भाषण ही भेजा हो, भले ही वह सम्मिलित न हुए हों, लेकिन ये पूरी जो कवायद है ये फिर से वही शाहीन बाग 2 क्रिएट करने की पूरी कवायद है। चुनाव में इसको जबरन एक मुद्दा बनाने की कोशिश है, और इसके बहाने मुसलमानों को साफ साफ संदेश दिया जा रहा है कि शरीयत को अगर उनको लागू करवाना है तो कांग्रेस को और बाकी दलों को उनको सत्ता में लाना होगा। ये साफ साफ, जैसा कि सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा भी है कि यह तो शरिया को लाने की साजिश है, बाकी कुछ आप इसको नाम भले कुछ भी दे दें। इस पर भाई साहब पवन खेड़ा जी बहुत गुस्सा भी हुए हैं। उन्होंने कहा है हाँ, कि ये तो अनडेमोक्रेटिक बात है वगैरह वगैरह। मतलब ये लोग संविधान को बचाने के नाम पर हिंदुओं का खात्मा करना चाहते हैं और शरीयत को लागू करना चाहते हैं। ये सार रूप में एक वाक्य में इनकी चाल है। ठीक। अब चूंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव के समय वक्त की तश्तरी सजाना ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि ये पूरा मामला केवल और केवल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है। अब जरा हम बंटवारा देख लें। 2 चीजें मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा। ओवैसी अपनी पार्टी को कभी भी इंडिया अलायंस के साथ खड़ा नहीं रखे। ये अलग बात है कि वो लिविंग रिलेशनशिप तो चलता रहेगा क्योंकि हम विपक्ष के साथ हैं, हम बीजेपी और एनडीए के खिलाफ हैं। बिहार के चुनाव में क्या सारी एक तश्तरी पर वक्त के नाम पर आ रहे हैं, ओवैसी भी शामिल हो रहे हैं? पहली चीज मैं जानना चाहूंगा। दूसरा, ओवैसी अगर अलग लड़ते हैं तो अपरोक्ष रूप से ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस, जो इंडिया अलायंस सो कॉल्ड, वो उनके पीछे रहेगा क्या? मतलब सीधे सीधे कि वहां कैंडिडेट उतारेंगे क्या, या कहेंगे कि ओवैसी साहब आप सीधे अकेले लड़िए और ना कांग्रेस कोई कैंडिडेट उतारेगी उन सीमांचल और बाकी सीटों पर जहां ओवैसी लड़ेंगे, और ना तो लालू ये आरजेडी उतारेगी, पहली चीज। और ओवैसी अगर अच्छी खासी संख्या में इस बार लड़ते हैं तो केवल मजहबी वोट ही उनके साथ जाएगा, कि समृद्ध बिहार जो कि बड़ा ज्ञानी है अपने वोटिंग पैटर्न में, हिंदू भी जाएंगे वोट देंगे? सॉरी, ये तो स्वतः सिद्ध है ना सर कि हिंदू अगर वोट नहीं देगा तो थोड़े न जीतेंगे ये लोग। अभी भी अगर किशनगंज को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह स्थिति ये नहीं हुई है, 50% से ऊपर नहीं हुए हैं ये लोग कि भाई अपने दम पर जिता दें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता तो यही है कि भाई पूर्णिया में यादव जी लोग वोट देते हैं, बाकी जगह कहीं ठाकुर जी देते हैं, कहीं बावन जी देते हैं, कहीं भूमिहार जी देते हैं, कहीं फलाने जी, कहीं चिल्लाने जी देते हैं। बिहार में जहां का वोटर राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक है, एक बार फिर चुटकुला सुनिए, वो
जाति के नाम पर जिस तरह अगड़म बगड़म करता है, और मैं पूरे देश को ये कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, साउथ में हमारे यहाँ से जातिवाद है, और आप कहीं भी चले जाइए, मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वहाँ पंचायतों का मामला है, वहाँ कबीलों का मामला है, तो वहाँ कबीलों में आपसी लड़ाई है। बाकी पूरे देश में हम जात के नाम पर वैसे ही करते हैं। अरे नया नया सुधरा और नया नया फैशन ही बना हुआ हमारा उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए, इटावा में क्या हो रहा है, अरे वही मैं, नहीं तो करछने में क्या हुआ उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं कि मैं तो लखनऊ तक भाई बिहार ही मानता हूँ। तो इसलिए मैं उसका अलग से उल्लेख ही नहीं करता, कितना भी आप 7 साल में सुधर गए हो। अभी भी आप पूर्वांचल जाइए साहब, आपको लोगों की मानसिकता वगैरह, खैर वो हमारा विषय नहीं है, विषय है बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव में सारे गुंडे एक साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि रजिया उनके बीच नहीं आ रही है। सत्ता रूपी रजिया जो है वो गुंडों के बीच नहीं नाच रही है, इसलिए अब सब एक होंगे। लेकिन ये ओवैसी का प्रस्ताव है, और आप जान लीजिए कि जिस पप्पू यादव को अगर तेजस्वी ने शामिल नहीं होने दिया, कन्हैया कुमार तक को एंट्री नहीं लेने दी, वो तेजस्वी ओवैसी के साथ बंटवारा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अगर ये, अव्वल तो ये होगा नहीं, अगर गलती से हो गया कि चलो भाई स्वार्थ के लिए कर लेते हैं, जो पूरा का पूरा इंडी गठबंधन जिस सहारे चल रहा है, एकमात्र भाजपा विरोध और मोदी विरोध के एंगल के अलावा उनके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मान लीजिए कि अगर वो आ भी गए तो भी चुनाव के बाद क्या होगा कौन जानता है। और भाई ओवैसी के 5 विधायक बाकायदा जीते थे बिहार से, तो सरकार लिया तेजस्वी ने, तो वो सब का सब तेजस्वी ने अपने में बुला लिया। तो ओवैसी जीत कर आएंगे और वो तेजस्वी की पार्टी में न चले जाएंगे वो लोग, इसकी क्या गारंटी है। तो भाई साहब, बिहार में देख लीजिए, पेंच बिहार की राजनीति में कहीं नहीं फंसा है। बिहार की राजनीति जैसी सरल राजनीति कहीं की नहीं, पेंच एक ही फंसा है। हाँ, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, पेंच एक ही फंसा है कि तेजस्वी शेयरिंग जिस दिन चाह लेंगे उस दिन बिहार की राजनीति पलट जाएगी। भाई केंद्र की राजनीति में भी वही हो रहा है। राहुल गांधी किसी के साथ बांटेंगे नहीं, वो कांग्रेस के खंड खंड पाखंड को हजारों खंडों में बांट देंगे, लेकिन वो किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। उसी तरह बिहार में है भाई, राजपुत्र हैं, तेजस्वी यादव राजपुत्र हैं, राजा के बेटे हैं, ऊपर से रानी भी शासिका रही है भाई, रानी भी बाकायदा ये रही है, ऊपर से वेटिकन का जो मामला है वो है ही। तो वो राजपुत्र हैं। बिहार की भोली भाली मासूम जनता को ये अधिकार कैसे हो गया कि 20 साल उनको सत्ता के बिना रखे। प्रायश्चित किया बिहार की जनता ने बीच में 1-1.5 साल के लिए, लेकिन वो पूर्ण प्रायश्चित नहीं है। तो इसलिए जिस दिन बिहार में तेजस्वी बांटने लायक हो जाएंगे ना, उस दिन उनकी हालत बहुत ठीक हो जाएगी, लेकिन वो बांट नहीं रहे हैं, ये समस्या है। बिल्कुल ठीक बात है, उनको जो है वो राहुल नाम का एक रोग जो है वो हो गया है, जो राहुल के अंदर आदत, जैसे आपने बताया कि सेंटर में भी यही हाल है। अच्छा, अब चलते चलते एक चीज तो पूछ ही लेते हैं कि जब दूसरे मोहल्ले में तश्तरी सजी है वक्फ की, वक्फ जिसको ओवैसी जी वक्फ बोलते हैं, वक्फ नहीं बोलते हैं, तो इधर दूसरे वाले मोहल्ले का देख लेते हैं। ओवैसी आएंगे नहीं, लगभग असंभव है। आ जाएंगे वो अलग बात है, उनके विधायक जीत जाएंगे, सरक जाएंगे जैसे पिछली बार सरक गए। चलिए, ये सब लेते हुए भी एनडीए की क्या स्थिति है, और क्या जितना ज्यादा उधर वक्फ सजेगा तो कोई काउंटर पोलराइजेशन होने की भी संभावना आपको दिखाई देती है? क्योंकि आप पहले ही ये बता चुके हैं कि अभी नीतीश को, यानी एनडीए को अभी टक्कर दे नहीं पा रहे हैं लालू का जो पूरा कुनबा है, तो इसका कुछ फायदा मिलने वाला है क्या थोड़ा सा? और नीतीश बाबू, और चलिए भाजपा का भी नाम ले लेता हूं। बिहार में देखिए, ये सब चुनावी भविष्यवाणियों से मैं बहुत बचता हूं, लेकिन
अभी जो मैं देख पा रहा हूँ अपने गृह प्रदेश को, जितना मैं घूम रहा हूँ, जितना लोगों से मिल रहा हूँ, फिर से एक बार नीतीश सरकार। मतलब मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, लोग इतने इनर्शिया में चले गए हैं ना कि ठीक है यार चचा, ठीक है चाहिए। देखिए रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा था, और बड़ा क्या था, अभी नीतीश शाह के खिलाफ आप क्या बोलेंगे? लॉ एंड ऑर्डर पर बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जंगल राज वाले लॉ एंड ऑर्डर पर क्या बोलेंगे? अभी इन्होंने टीचर्स को नौकरी दी है, कल इन्होंने हजारों सिपाहियों की भर्ती की है पुलिस में, ऊपर से इनका एक कोर वोट बैंक जो महिलाओं का है वो हिलेगा नहीं, क्योंकि 33% महिलाएं कल भी पुलिस फोर्स में भर्ती हुई हैं। जीविका शराबबंदी, दीदियां, मुझे लगता है शराबबंदी ने वो परमानेंट कर दिया है। नहीं वो तो देखिए वो तो दोधारी तलवार है। शराबबंदी ने तो नुकसान इनका ज्यादा किया है महिलाओं के पैसे का बीच किया में, होगा। क्यों? नहीं, पैसे का नहीं हाँ। सर, जो 1 लाख लोग बंद हैं वो महादलित ही हैं, ओबीसी ही हैं, वो कोई मतलब इससे ओहो। नहीं है। वो पासी हैं, वो चमार हैं, वो मुसहर हैं, वो धानुक हैं, जो नकली शराब पीते हुए धरा बेचारे कितने साल से जेल में हैं। ठीक है ना? तो एक बड़ी मतलब उस पर बात नहीं इस मुद्दे में होनी चाहिए, क्योंकि शराबबंदी समझ गए। है उसने उल्टा असर किया है। लेकिन हाँ, जीविका दीदियों के लालू जी माध्यम देख लीजिए जरा, कोई नोटिफिकेशन आ गई है, लग रहा है कि आवाज जो है ना जीविका दीदी के माध्यम से एक ऐसा उन्होंने जरूर नेटवर्क तैयार कर लिया है जो महिलाओं के प्रचंड समर्थन की जो नींव थोड़ी बहुत डगमगाई थी, जो नौका डगमगाई थी बीच में नीतीश उसकी बाबू भरपाई हो की, गई। उसकी उसको भरपाई पूरी हो तरह से अब इसने भर दिया है, चेक कर दिया है। तो इसलिए अगली बार फिर से नीतीश सरकार। चलिए, अब एक सवाल पूछ लें, जैसे होता ना कि सारा आप पढ़ाई पढ़ लिए तो भैया चलो शारीरिक शिक्षा का क्लास लगे, निकलो मैदान में, उसके बाद तब पीटी होगा। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ओट कटुआ से आगे बढ़े कि अभी भी ओट कटुआ ही है? सर ऐसा है कि मुझे डर है कि प्रशांत किशोर कहीं पुष्पम प्रिया पार्ट 2 न बन जाए। अरे है। बिहार की मतलब जो काला जनता है, काला बिहार काला की जो पजामा कुर्ता जनता सिला है, लिए हैं क्या? नहीं काला पजामा कुर्ता और खिचड़ी दाढ़ी मेरी तरह की तो वो बना के घूम ही रहे हैं, बेस तो बना लिया है उन्होंने ठीक ठाक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब चुनाव होता है ना सर, उपचुनाव की बात जाने दीजिए, उपचुनाव में 1 सीट है 2 सीट है, किसी को क्या मतलब, बहुत जहां चुनाव हो रहा है उसके अलावा नोबडी इज इंटरेस्टेड। जब चुनाव होगा और बिहारी चुनाव होगा और उसमें सोशल मीडिया और ये मार तो हाउ एने से लत हाई सर्वे, तब जो बिहारी मतदाता वोट करने जाएगा ना उसके दिमाग में कहीं भी प्रशांत किशोर नहीं होंगे, ये क्योंकि प्रशांत किशोर को वो केजरीवाल 2 के अतिरिक्त कुछ नहीं मान रहा है। बिल्कुल बाकी ठीक बात देखा है। जाए, मैंने 2 भविष्यवाणियां की हैं और अपने स्वभाव और चरित्र के बिल्कुल विपरीत की है दर्शकों। तो प्लीज अगर देखा जाए कि ये 3-4 महीने बाद ये दोनों भविष्यवाणियां मेरी क्या रंग लाती हैं, लेकिन प्रारब्ध को सब्सक्राइब कीजिए भाई और आगे बढ़ाइए, क्योंकि स्ट्राइक हुई है आप जानते हैं, और हम लोगों की रीच बहुत ही कम की गई है। मैं कुछ अपने कारणों से कम आ रहा हूं, लेकिन अवनीश भाई का आदेश अ, अब यही है कि मैं इनके अलावा किसी का न फोन उठा रहा हूँ न कुछ, फिर भी खैर। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए जी अवनीश भाई। दर्शकों, सब कुछ व्यालोक जी ने कह दिया है, और व्यालोक जी ने अपने वाकई स्वभाव के विपरीत चुनावी भविष्यवाणियां ये कभी नहीं करते, लेकिन जो इन्होंने चुनावी भविष्यवाणी की है, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तब इस वीडियो को फिर से खोजिएगा और भला कहना हो तो भला कहिएगा, अगर भविष्यवाणी गड़बड़ा गई हम लोगों की तो बुरा भी कहिएगा। लेकिन व्यालोक भाई को आइए अब हम और आप दोनों मिलकर धन्यवाद देते हैं, हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। व्यालोक जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय बिहार।